साल 1975 का वो दिन जिस दिन इमरजेंसी घोषित की गई थी, उस दिन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश को आपत्ति हो गई है। जयराम रमेश ने केंद्र के इस फैसले पर पलटवार करते हुए 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में घोषित करने की बात कही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने ले जाने के लिए कहा है और साथ ही मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भी भरना होगा। शर्तों में सबसे अहम ये भी है कि केजरीवाल को बेल तो मिल गई है, लेकिन वो दिल्ली के सीएम के तौर पर कामकाज नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर या दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकते और कोई फाइल भी साइन नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयानबाजी भी नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से जेल जाना होगा। सबसे अहम तो ये भी है कि कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने पर फैसला लेने के लिए भी कह दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कह सकता। लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग करने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ शायद सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था, क्योंकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह की कोई दोस्ती की उम्मीद नहीं रह गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में करारी हार पर रिव्यू मीटिंग की है। निष्कर्ष निकाला है कि आम आदमी पार्टी ने खुलकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगे। उनकी तरफ से उस तरह का समर्थन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि आम आदमी पार्टी को डर था कि विधानसभा चुनाव में कहीं उसका वोट कांग्रेस को न शिफ्ट हो जाए, इसलिए अब कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है, जिससे साफ है कि लोकसभा चुनाव के लिए की गई ये दोस्ती टूट गई है। मोदी सरकार के तीसरे बार सत्ता पर विराजमान होने के बाद से जम्मू कश्मीर जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं वो डराने वाली हैं। अचानक से घात लगाए बैठे आतंकी एक्टिव हो गए हैं और सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों को भी निशाना बना रखे हैं। आतंकियों के दिनों दिन बढ़ते हमलों की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसी को शक है कि हो ना हो जम्मू कश्मीर में आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए हैं और छिपे हुए हैं। एजेंसियों को शक है कि आतंकी 1 या 2 ग्रुप में नहीं है, बल्कि 10 से भी ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर छिपे हैं। दावा किया गया कि 2023 से जवानों की नई खेप आतंकी संगठनों में शामिल होने लगी है। वजह है पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब होना। ज्यादातर आतंकियों से पैसे के बल पर लूट और टारगेट किलिंग करवाई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की गरीबी को भारत के खिलाफ गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसे के लालच में अचानक से आतंकी संगठनों में आतंकियों की तादाद बढ़ गई है। हालांकि सुरक्षा बल जुटे हैं कि अब आगे कम से कम जान माल का कोई नुकसान न हो और आतंकी जहन्नुम पहुंचाए जा सकें। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को यूएपीए के तहत अगले 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। ये सबूत एसएफजे और उसके संरक्षक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ जुटाए गए हैं। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए हुए हैं। पिछले साल एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में इनकी प्रॉपर्टीज को भी अपने कब्जे में ले लिया था। एनआईए की जांच के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के पंजाब में अप्रैल 2022 के मॉडल जेल टिफिन बम धमाके में भी शामिल होने का संदेह है। इसी सब आधार पर एसएफजे और उसके नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बैन लगा दिया गया है। इससे पहले एसएफजे को भारत में आतंक फैलाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत पहली बार 10 जुलाई 2019 को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। नेपाल की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत खो दिया है और इस्तीफा भी दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। उनके समर्थन में सिर्फ 63 वोट पड़े, जबकि विरोध में 193। इसमें एक सांसद ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संसद में कुल 258 सांसद मौजूद थे। अब नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन होगा और उसका भारत से रिश्ता कैसा होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रचंड से तो भारत का हमेशा से थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा संबंध रहा है। प्रचंड ने कई बार भारत को लेकर कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जो चुभने वाले हैं।
2009 में अपनी हार का कारण प्रचंड ने भारत को बताया था, लेकिन तीसरी बार सत्ता पर विराजमान होने वाले पीएम मोदी को उन्होंने जीत की बधाई भी दी थी।